Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's Parakram series, we are going to discuss the chapter 4, opening accounts of various types of customers. तो इस सीरीज में we'll be discussing questions और उन questions के थ्रू हम major part of the chapter cover कर लेंगे. जो भी important points है वो हम cover कर लेंगे. So let's start with the first question. Consider the following statements regarding the openings of accounts of individuals. पहला statement है an individual opening an account must be of sound mind and not an undischarged insolvent. तो ये बिल्कुल सही है. अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है तो साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है. इन केस वेर एन इंडिविजुअल इज अ माइनर द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मस्ट बी साइंड ओनली बाय द इंडिविजुअल. नहीं, अगर इंडिविजुअल वो माइनर है तो माइनर के साथ साथ उसका गार्डियन का होना जरूरी है. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है ना. तो अगर आप सिर्फ एलिमिनेशन करो तो आपको क्या पता लग गया कि बी करेक्ट आंसर है. तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं. केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ द अकाउंट होल्डर एंड द गार्डियन इन केस ऑफ गार्डियन इज इन्वॉल्व. तो जहां जहां पे भी गार्डियन इन्वॉल्व है, जैसे माइनर पर्सन है, कोई अनसाउंड माइंड का है, तो वहां पे गार्डियंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो अकाउंट होल्डर और गार्डियन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है. तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है regarding joint accounts. Consider the following statements. Joint account are typically opened with all account holders being resident of India. क्या typically ऐसा होता है कि सारे जो holders होते हैं वो resident होते हैं? ज्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि जहां पे आपको NRIs के साथ accounts open करने हैं वहां पे फिर थोड़े से different terms and conditions होते हैं कि close relative का होना जरूरी है, वैसा. ठीक है. तो typically लिखा है, ये नहीं लिखा कि हमेशा होता है, typically. ठीक है. NRIs कैन बी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स ओनली इफ दे आर क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द रेजिडेंट अकाउंट होल्डर्स. ये बिल्कुल सही है. NRIs को अगर इंडियन रेजिडेंट्स के साथ अकाउंट ओपन करना है तो वो रिलेटिव होने चाहिए, और रिलेटिव की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट में दे रखी है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ जॉइंट अकाउंट इज डिसाइडेड बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग. तो कैसा अकाउंट ऑपरेट होगा? आइदर और सर्वाइवर, है ना, फॉर्मर और सर्वाइवर, फर्स्ट होल्डर और सर्वाइवर, किस बेसिस पे अकाउंट वो चलेगा, ये बैंक अकाउंट जब ओपन होता है तभी डिसाइड करना होता है कि कौन से मोड में अकाउंट ऑपरेट होगा. तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं आपके यहाँ पे सही है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट है रिगार्डिंग अकाउंट्स ऑफ इलिटरेट एंड ब्लाइंड इंडिविजुअल्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इलिटरेट पर्संस कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट. ये बिल्कुल सही है. इलिटरेट हो, आप ब्लाइंड हो, तो फिर पर्दा नशी हो, माइनर हो, करंट अकाउंट ओपन करना अलाउड नहीं है. A blind person can authorize another person to operate their account with the letter of authority. तो ये सही है. आप ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं वो बैंक को एक अथॉरिटी लेटर दे देंगे, इंडेमनिटी लेटर दे देंगे, जिसके थ्रू वो ऑथराइज करेंगे कि कोई और पर्सन उनके बिहाफ पे अकाउंट ऑपरेट कर सकता है. A checkbook is issued to illiterate individuals for convenience in joint accounts. तो क्या ऐसा होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. चेकबुक आप इलिटरेट इंडिविजुअल को क्यों दोगे अगर वो इलिटरेट है तो, है ना. तो चेकबुक तो नहीं इशू होगा. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है. तो A 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है. तो ऐसा नहीं कि इलिटरेट या ब्लाइंड अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, लेकिन वो जो इलिटरेट और ब्लाइंड है उनके दोनों के पास ऑप्शन होती है कि वो नेक्स्ट ऑफ किन को लेटर ऑफ अथॉरिटी दे के किसी और पर्सन को भी ऑथराइज कर सकते हैं साथ में अकाउंट ऑपरेट करने के लिए. ठीक है. ब्लाइंड के केस में भी है कि वो किसी को लेटर ऑफ अथॉरिटी दे सकते हैं. इलिटरेट के पर्सन में वो किसी को साथ में अटैच कर सकते हैं कि वो भी साथ में अकाउंट ऑपरेट करेगा. चलिए, अगला है रिगार्डिंग अकाउंट्स ऑफ माइनर्स एज पर द इंडियन बैंकिंग फ्रेमवर्क. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ माइनर कैन इंडिपेंडेंटली ओपन अ जॉइंट अकाउंट विद अनदर माइनर. तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है. जॉइंट अकाउंट अगर माइनर ओपन करेगा तो किसी एडल्ट के साथ करेगा. दो माइनर्स मिलके कभी भी जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते. माइनर्स अबव 10 years ऑफ एज कैन ऑपरेट डिपॉजिट अकाउंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. तो यस, अगर माइनर लिटरेट है और बैंक अलाउ करे तो 10 साल से ऊपर का बच्चा अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट कर सकता है. ये अलाउड है. अगला है banks are permitted to provide internet banking and debit card facilities to minors ensuring that their accounts are not overdrawn. बिल्कुल सही है. माइनर को इंटरनेट फैसिलिटी मिल सकती है, डेबिट कार्ड मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू होगा, ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं इशू हो सकता उसको. और माइनर मिनिमम कितनी एज में अकाउंट ओपन हो सकता है माइनर का, उसके लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं है. बैंक अपनी लिमिट डिफाइन कर सकता है, लेकिन
इंडिपेंडेंटली ऑपरेट उसको 10 के बाद ही अलाउ किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 2 एंड 3, क्योंकि पहला स्टेटमेंट आपका गलत था। ओके, सो आपके 3 पॉइंट्स है यहाँ पे कवर हो गए। हमेशा माइनर के साथ में गार्डियन का होना जरूरी है। अगला है रिगार्डिंग माइनर अकाउंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A stepfather, stepmother can act as a natural guardian for opening a minor's account. Stepfather, stepmother natural guardian हो सकते हैं? तो नहीं, स्टेप फादर स्टेप मदर को नेचुरल गार्डियन नहीं बोला जाता है। नेचुरल गार्डियन वो जो बायोलॉजिकल मदर फादर होते हैं वही होते हैं, तो ये गलत हो गया। अब बैलेंस इन माइनर्स अकाउंट इज ऑर्डिनरीली सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम अमाउंट एज डिसाइडेड बाय द बैंक। कहते क्या ऐसा होता है कि माइनर के अकाउंट में कोई मैक्सिमम अमाउंट का प्रोविजन हो सकता है? अगर बैंक डिसाइड करे तो यस, बैंक कर सकता है कि आप माइनर के अकाउंट में मैक्सिमम इतना ही पैसा रख सकते हो सकता है ये। On minor attaining majority, the guardian is not allowed to operate the account unless confirmed by the now major account holder. तो ये बिल्कुल सही है। माइनर जब मेजर हो जाता है तब फिर वो अगर अलाउ करे तभी गार्डियन अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर अब माइनर मेजर हो चुका है, उसने बोला कि मैं अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट करूंगा, गार्डियन की जरूरत नहीं है, तो फिर वैसा ही होगा जैसा मेजर बोलेगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, दूसरा और तीसरा सही है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। ओके, बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मेल करके बीच में पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक में आपको लगता है कि आपको और कुछ स्पेसिफिक क्लैरिटी की जरूरत है। ओके, चलिए अगला है, आगे देखते हैं। रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ HUF कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। HUF की रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज ऑलवेज द कर्ता। देखो ऑलवेज वर्ड यूज किया है, मेल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग्स दी हैं उसके अकॉर्डिंगली फीमेल, जो एल्डेस्ट फीमेल होती है वो भी कर्ता बन सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वही होता है। वैसे देखो जनरली अगर यहाँ पे लिखा होता कि जनरली मेल एल्डेस्ट मेंबर होता है तो जनरली तो अभी भी वही है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा कि फीमेल नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो आपको इन वर्ड्स पे देखना है कि ऑलवेज लिखा है, जनरली लिखा है, टिपिकली लिखा है, क्या लिखा है। अगला है, ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ HUF मस्ट साइन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इवन दो द कर्ता ऑपरेट्स द अकाउंट। तो क्या ऐसा है कि सारे एडल्ट मेंबर्स को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन करना पड़ता है ऑल्दो कर्ता ही ऑपरेट करता है? तो ये सही है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, कर्ता कैन ट्रांसफर द एसेट्स ऑफ HUF ओनली फॉर लीगल नेसेसिटी और द बेनिफिट्स ऑफ द एस्टेट। तो ये भी बिल्कुल सही है, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, HUF के बेनिफिट के लिए कर्ता प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, अपने सिर्फ पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकता। तो वो एक तरीके से मैनेजर का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। तो देखो नॉर्मली एल्डेस्ट मेल मेंबर ही होता है, लेकिन कोर्ट ने बोला है कि फीमेल भी कर्ता हो सकती है। और ऐसा भी है कि अगर एल्डेस्ट मेल मेंबर को कर्ता बनाया गया था लेकिन वो बहुत बीमार रहते हैं, जो भी है इनकैपेसिटेटेड है कि वो नहीं काम कर सकते, तो किसी जूनियर को भी, जूनियर को पार्टनर्स को भी कर्ता बनाया जा सकता है अगर सारे अग्री करें। अगर कर्ता को बनाने को लेके डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो फिर कोर्ट में अगर केस जाता है तो जब तक केस सॉल्व नहीं होता तो इंटरमली किसी मेंबर को कोर्ट कर्ता अपॉइंट कर सकता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कैन नॉट हैव अ सेविंग्स अकाउंट। A proprietor must sign all documents and checks in the name of the firm. A proprietorship firms require incorporation document for opening a current account. तो देखो proprietorship firm का इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा कि proprietorship firm का इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है, तो वो तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। ठीक है, अब प्रोपराइटर मस्ट साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड चेक्स इन द नेम ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली फर्म तो खुद से चल के आएगा नहीं, तो कौन साइन करेगा? प्रोपराइटर साइन करेगा इन द नेम ऑफ द फर्म। प्रोपराइटरशिप फर्म का सेविंग्स अकाउंट नहीं होता है, ये जो है ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेविंग्स अकाउंट्स इंडिविजुअल्स के लिए होता है या कुछ ऐसे एंटिटीज है जिनको आरबीआई ने अलाउ किया है, बाकी जो फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका फिर करंट अकाउंट ओपन हो सकता है, सेविंग्स नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ए है। तो जब भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट ओपन होगा तो सोल प्रोप्राइटर का केवाईसी लगेगा, ड्यू डिलिजेंस होगा, प्लस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के कोई 2 डॉक्यूमेंट चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे हो सकता है कोई जीएसटी नंबर असाइंड हो, वो हो, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है, कोई टैक्स रिटर्न्स है, जीएसटी रिटर्न्स है, वो सब आप लगा के
आपको प्रूफ करना है कि ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। अगला है रिगार्डिंग द रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओपनिंग अकाउंट ऑफ एचयूएफ एंड सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एचयूएफ के रिगार्डिंग है, इन एचयूएफ अकाउंट द गार्डियन मस्ट साइन ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर को पार्टनर्स। देखो, एक होता है कर्ता, बाकी लोग कौन होते हैं? को पार्टनर्स होते हैं, जो डिसेंडेंट्स है बाकी के, बच्चे, उनके बच्चे, आगे उनके बच्चे। जो बीवियां बाहर से मैरिड होके आ रहे, जो बाहर से आ रहे हैं शादी करके, वो मेंबर्स होंगे। मेंबर्स और को पार्टनर्स में फर्क ये है कि को पार्टनर्स प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए बोल सकते हैं, मेंबर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जब भी अकाउंट ओपन होगा एचयूएफ का, तो एचयूएफ का कर्ता साइन करेगा, सारे मेंबर साइन, सारे को पार्टनर्स मेंबर साइन करेंगे, जो माइनर को पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से उनके गार्डियन साइन करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है कि पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। अ प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन लेटर इज मैंडेटरी फॉर ओपनिंग अकाउंट फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन लेटर क्या मैंडेटरी है अकाउंट ओपन करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का? ठीक है। तीसरा, कर्ता इज द सोल ऑपरेटर ऑफ एचयूएफ अकाउंट एंड नो अदर मेजर को पार्टनर्स कैन ऑपरेट द अकाउंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कर्ता ही सोल ऑपरेटर होता है, बाकी के जो मेजर को पार्टनर्स है उन्हें भी अलाउ किया जा सकता है अकाउंट ऑपरेट करना। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है कि प्रोप्राइटरशिप का डिक्लेरेशन लेटर चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, कि सोल प्रोप्राइटरशिप ये डिक्लेयर कर रहा है कि ये मेरा अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाता है, तो 1 एंड 2 ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला है रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिगार्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज मैंडेटरी इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है, गुजरात और महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप मैंडेटरी। वैसे पार्टनरशिप एक्ट मैंडेटरी नहीं करता रजिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट्स इन्होंने कर रखी है। अदरवाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बोला है रजिस्ट्रेशन का कंपल्शन नहीं है। एनी पार्टनर कैन काउंटरमैंड द पेमेंट ऑफ अ चेक ड्रॉन बाय अनदर पार्टनर। तो ये बिल्कुल सही है, जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें कोई भी पार्टनर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, तो सही है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टू ऑपरेट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। नहीं, उल्टा है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म विल सीज टू एग्जिस्ट अनटिल अनलेस अदरवाइज अग्रीमेंट में आपने कुछ और लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर मैं और आप पार्टनर है, तीसरा कोई पर्सन पार्टनर है, मेरी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम फिर पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा जब तक कि अनटिल एंड अनलेस कोई और अग्रीमेंट किया जाए। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग एलएलपीज, कंसिडर द फॉलोइंग। एलएलपी इसके लिए क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, वो भी ड्रॉबैक है। तो एलएलपीज में क्या है? एलएलपीज आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन पार्टनर्स ड्यू टू रेजिग्नेशन और डेथ। ये बिल्कुल सही है। नॉर्मल पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ या रेजिग्नेशन हो जाए तो पार्टनरशिप भी खत्म हो सकती है, लेकिन एलएलपीज में कोई आए जाए रिजाइन करे फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी एक अलग उसकी आइडेंटिटी है, वो चलता रहता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन एन एलएलपी मस्ट ऑब्टेन अ डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये बिल्कुल सही है, एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। जो और मानो 10 पार्टनर भी हैं तो 2 के पास एटलीस्ट डीपीआईएन नंबर होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलेगा। 2 के पास होना चाहिए, और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक पार्टनर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, अगला है द पर्सनल एसेट्स ऑफ एलएलपी पार्टनर्स आर लायबल फॉर ड्यूज ऑफ एलएलपी। ये गलत है, एलएलपी के नाम में ही है लिमिटेड लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करना था एज अ पार्टनर आपने कर दिया। अगर जितना भी बिजनेस में नुकसान हो, आपका पर्सनल एसेट्स को कभी नहीं छेड़ा जाएगा एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, तो ए यानी कि 1 एंड 2 करेक्ट आंसर है। अगला है रिगार्डिंग द रूल्स एंड ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट फ्रीज इट्स अकाउंट एंड ओपन अ न्यू वन इफ देयर इज अ चेंज इन द पार्टनर विद अ डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट। कहते अगर पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर का, इफ देयर इज अ चेंज इन द पार्टनर विद अ डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट, कोई नया पार्टनर आ रहा है मान लो, है ना, तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप अकाउंट को फ्रीज करके नया अकाउंट ओपन करोगे। LLP accounts require a resolution of designated partners for opening an account.
In partnership firm, checks payable to the firm can be credited to an individual partner's account under mutual consent. देखो, अगर कोई पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता आपको लगता है मुझे सारे ऑप्शंस नहीं आते तो एलिमिनेट करो। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी स्टेटमेंट देखो, पार्टनरशिप फर्म में कहते हैं जो चेक फर्म को पेबल होते हैं वो पार्टनर के अकाउंट में डाले जा सकते हैं अगर सारे पार्टनर्स मान जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप एलिमिनेट करो थर्ड ऑप्शन को। तो 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो पार्टनरशिप फर्म का जो पैसा है वो पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में जाएगा, कभी भी पार्टनर के अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो गलत ही है। एलएलपी में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो रेजोल्यूशन पास करते हैं कि यस हम अलाउ कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को बैंक अकाउंट ओपन करना, तभी बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो ये भी सही है। और पार्टनरशिप फर्म मस्ट फ्रीज इट्स अकाउंट्स एंड ओपन अ न्यू वन इफ देयर इज अ चेंज इन द पार्टनर्स विद अ डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट। ठीक है, आपका डेबिट बैलेंस है, माइनस में चल रहे हो आप, नया पार्टनर आया है ना, नया पार्टनर पैसे लेके आएगा तो सेपरेट अकाउंट ओपन करो। पुराने पुराने को पुराने पार्टनर्स हैंडल करेंगे क्योंकि माइनस में चल रहा है। अब नया पार्टनर अगर पैसा लेके आएगा वो इसी अकाउंट में पुराने वाले में डालोगे तो उस बेचारे का पैसा तो सारा पुराना पैसा चुकाने में चला जाएगा, क्योंकि क्लेटन रूल लग जाएगा, है ना। क्लेटन रूल में फर्स्ट डेबिट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द फर्स्ट क्रेडिट, कि पुराना पैसा चला जाएगा फिर उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पुराना अकाउंट अलग रखो, फ्रीज करो, नया पार्टनर आया तो नया अकाउंट ओपन करो। चार पार्टनर में से एक की डेथ हो गई, एक रिटायर हो गया, तब भी पुराना अकाउंट फ्रीज करो और नया ओपन करो। स्पेशली अगर डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव हो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है, माइनस में है, फिर आप नया अकाउंट ओपन करो। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अगला है regarding limited companies, consider the following statements. A private limited company can have a maximum of 200 members excluding members employed by the company. हाँ, तो employees को हटा के कंपनी में 200 members हो सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 7 members फॉर इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, प्राइवेट में 2 से लेके 200 होते हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी मस्ट इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड इन इट्स नेम, ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी को पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज करना होता है ना, लिमिटेड वर्ड यूज करना होता है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको लिमिटेड वर्ड यूज करना होता है। प्राइवेट कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना होता है। गवर्नमेंट कंपनीज के लिए कोई ऐसा वो नहीं लगाया हुआ पब्लिक प्राइवेट के लिए कि पब्लिक को लिमिटेड वर्ड यूज करना है, प्राइवेट को प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के साथ यूज करना है, ऐसा गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ए 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है consider the following rules for operations of a company's accounts. Cash withdrawals from a company's account must be specifically authorized by a company. कैश विड्रॉल कौन कर सकता है, ये कंपनी ऑथराइज करेगी कि हम इन लोगों को अलाउ कर रहे हैं कैश विड्रॉ करना। ठीक है, चेक्स पेबल्स टू कंपनी कैन बी डिपॉजिटेड इन द डायरेक्टर्स पर्सनल अकाउंट विद देयर कंसेंट, ऐसा नहीं है। कंपनी का पैसा कंपनी के अकाउंट में जाएगा, डायरेक्टर के क्यों जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। डेथ ऑफ एन ऑथराइज सिग्नेटरी डज नॉट रिक्वायर स्टॉपिंग पेमेंट्स ऑफ चेक साइंड बाय देम। अगर एक ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम पेमेंट्स रोक दोगे, है ना, वो तो चलती जाएंगी, कंपनी थोड़ा ना बंद हो गई है। ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो कंपनी का नाम पे कंपनी अगर अकाउंट ओपन करती है तो कंपनी के अकाउंट में पैसा जाएगा, कंपनी के अकाउंट से पैसा आएगा, लेकिन पर्सनल अकाउंट्स में पैसा नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द अकाउंट्स ऑफ क्लब्स, एसोसिएशंस एंड अनरजिस्टर्ड बॉडीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेमेंट टू मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी मस्ट बी केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड। जो भी मैनेजिंग कमेटी है, जैसे कोई बॉडीज हैं वो पैसा इकट्ठा करती हैं, आपस में एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं मेंबर्स, तो वहां पे जो कमेटी के मेंबर्स को जो पेमेंट्स होती हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उनको ध्यान से देखना है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। बिल्कुल सही है। द बाय लॉज एंड द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एग्जामिन टू असर्टेन द पावर्स ऑफ कमेटी मेंबर्स, बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई क्लब अकाउंट ओपन करने आता है तो बाय लॉज क्या है, रूल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, आप देखोगे किसको कितनी पावर है, एज अ बैंक आप देखोगे तभी आप अकाउंट ओपन करोगे। डेबिट ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस बियॉन्ड द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ द
इफ अप्रूव्ड बाय द कमेटी। तो क्लब की जो कमेटी है अगर वो अप्रूव करे तो क्या डेबिट ट्रांजैक्शन करने दोगे बियॉन्ड द स्कोप? नहीं। जिस पर्पस के लिए क्लब एसोसिएशन या बॉडी बनी है उसी पर्पस के लिए बैंक अकाउंट यूज होगा, उसी के लिए डेबिट क्रेडिट होगा। उसके बियॉन्ड कुछ होता है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है क्योंकि आखिरी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रस्ट अकाउंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन केस ऑफ मल्टीपल ट्रस्टीज all trustees must operate the account jointly unless the trust deed state otherwise। तो मल्टीपल ट्रस्टीज है तो सारे मिलके अकाउंट ऑपरेट करेंगे जब तक कि ट्रस्ट डीड में अदरवाइज पावर ना दी हो। बिल्कुल सही। चेक्स पेबल टू द ट्रस्ट कैन बी क्रेडिटेड टू द प्राइवेट अकाउंट ऑफ ट्रस्टीज विद प्रॉपर ऑथराइजेशन। नहीं, ट्रस्ट का पैसा ट्रस्ट के अकाउंट में जाएगा, ट्रस्टी के अकाउंट में नहीं जाएगा। ट्रस्टी सिर्फ ख्याल रखने के लिए होता है, पैसा नहीं उसके अकाउंट में जाएगा। ट्रस्ट फंड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डेट ओन्ड बाय ट्रस्टीज इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। बिल्कुल सही है। ट्रस्टी ने अगर कोई लोन लिया है नहीं चुकाया तो उसको वसूलने के लिए आप ट्रस्ट के पैसे को नहीं छेड़ सकते हो, राइट टू सेट ऑफ नहीं लगा सकते हो। ट्रस्टी का लोन है तो ट्रस्टी का आप काम देखो, ट्रस्टी अलग है ट्रस्ट से, ट्रस्ट का पैसा सेपरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बी है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत था तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। Next question is regarding accounts of executors and administrator. Consider the following statements. Executors must obtain a probate before acting on the behalf of the deceased person. करेक्ट। द अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर मस्ट इंक्लूड सप्लीमेंट्री टाइटल। तो बिल्कुल सही है। जब जैसे एग्जीक्यूटर मैं राजेश को किसी राजेश नाम के पर्सन को बना के गई हूं अपना, तो उस केस में वो जब मेरा अकाउंट ओपन करेगा मेरे एस्टेट को हैंडल करने के लिए तो वहां पे नाम होगा एस्टेट ऑफ मेघा। देखो एग्जीक्यूटर होता कौन है, जैसे मेरी डेथ होगी, मेरी जब विल खोलेगी तो विल में लिखा हुआ है कि मैं राजेश नाम के पर्सन को अपना एग्जीक्यूटर बना के जा रही हूँ कि मेरे मरने के बाद ये मेरी विल को एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा कि कौन सा पैसा किसको मिलना है। अगर मैं बिना विल बनाए डेथ हो जाती है मेरी तो कोर्ट किसी को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा। कोर्ट किसी को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा कि वो देखेगा कि प्रॉपर्टी किसको पैसा कहाँ जाना है, क्या उधारी लेनदारी क्या है क्या नहीं है। तो एग्जीक्यूटर जो होगा उसे कोर्ट से प्रोबेट लेना पड़ता है मेरे बिहाफ पे एक्ट करने के लिए। और एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर जब भी मेरे नाम पे अकाउंट ओपन करे, मेरी प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पे लिखना पड़ेगा कि एस्टेट ऑफ ये क्या अकाउंट है, ये उसके लिए हैंडल कर रहे हैं। एग्जीक्यूटर अगर राजेश है, राजेश अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं डालेगा, वो अकाउंट ओपन करेगा सेपरेटली कि एस्टेट ऑफ मेघा को लिक्विडेट करने के लिए अकाउंट ओपन करा है हमने। एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन डेलीगेट देयर पावर्स टू थर्ड पार्टीज। नो, चाहे कोर्ट अप्रूवल कुछ भी हो ऐसा नहीं होता। एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो काम दिया जाता है उनको खुद ही करना होता है, वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो 1 और 2 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी आपको लगता है कि आपको एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन के लिए हमारी हेल्प चाहिए तो जैप का कंप्लीट मास्टर कोर्स अवेलेबल है 8 और 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। जैप कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी है 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। हमारा बैच 2 लॉन्च हो चुका है क्रैश कोर्स का, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, मॉक टेस्ट है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप फर्दर जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.edutab.co.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।